तो अभी का जो ये जो 2 घंटे का जो हमारा सेशन जो है, उसमें बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम मतलब ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, उसको हमने समझने की कोशिश की। एक थियोरेटिकल वे में भी पहले हमने समझा, और उसके बाद प्रैक्टिकली रूरल एरियाज के स्टडीज हो या ब्लॉक लेवल के स्टडीज हो या अर्बन का इश्यूज हो, तो उसको हमने समझने की कोशिश की। चैलेंजेस क्या होती है, दोनों चैलेंज, 3-4 चैलेंजेस को हमने कंपाइल करने की कोशिश की। एक जैसे टेक्निकल चैलेंजेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस की चैलेंजेस होती है, मैनेजमेंट वगैरह की चैलेंजेस होती है। तो इन सब चीजों को हमने देखा था। और ये लास्ट अभी जो हम कर रहे हैं वो ये है कि अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे, और कुछ आप शेयर भी करना चाहेंगे पिछले कुछ सेशंस का, क्योंकि हमें बहुत समय नहीं मिला था। तो उसको हम कंडक्ट करते हैं। सेजिना बेन जो है वो मतलब मैं फैसिलिटेट करूंगा और वो रिस्पॉन्ड करेंगी ज्यादातर केसेस में कि उनका क्या व्यू है, अगर आपका क्वेश्चन है तो। और दूसरा है कि आज आपको एक असाइनमेंट देना है। तो ये जो 102 सब्जेक्ट जो है उसका वो लास्ट असाइनमेंट रहेगा, तो वो आपको देना है। तो बिफोर फिनिशिंग द टुडेज वर्क हम वो भी आपको दे देंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं बारी बारी, जितने भी लोग जुड़े हुए, ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। सेजिना बेन, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। अजय है, कुणाल है, और प्रसून जी हैं, और शायद हो सकेगा और लोग भी जुड़ेंगे। तो हम काम को शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अभी जस्ट तो मैंने मतलब पिछले सेशन में भी देखा बहुत कम स्टूडेंट्स जुड़े थे, तो हम्म, व्हाट इज द रीजन एक्चुअली, मतलब वो थोड़ा, हम्म, क्योंकि ये क्रिटिकल एनालिसिस ये सारी चीजें, एक तो डिस्टेंस लर्निंग है ये, और उसमें से अगर ये सेशंस मिस हुए, ठीक है, हम्म, रिकॉर्डिंग्स है वो सपोर्टिव है, हम्म। लेकिन उससे प्राइमरी जो नीड है वो तो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंटली मैं देख रहा हूँ अतनु, धर्मेश और अर्जुन, ये हम्म। 3 लोग, महेश, सॉरी, धर्मेश भाई तो जुड़ते हैं, लेकिन अतनु, महेश और ये जुड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी जो लोग ठीक हैं है, उनके साथ डिस्कशन कंटिन्यू करें। ठीक है। अजय जी, आपसे शुरू करते हैं। आप ड्रिंकिंग वाटर का जो हमारा जो पढ़ाई हुआ उसको आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कल कल का जो हुआ, तो पहला सेशन जो योगेश भाई का था, तो वो पूरा ब्लॉक को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, तो उसके जो स्टेप्स थे, तो उसे एक ब्लॉक मतलब लार्जर लेवल पे जब प्लानिंग करना हो तो कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए, वो एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया। और वो एक एक बार आपने मतलब एक ब्लॉक में 100 या 50 जितने भी ग्राम पंचायत या विलेजेस हो, उसका प्लान करने के बाद डीप डाउन कैसे करेंगे, जो जो दूसरा सेशन था सृजना बहन का, तो उसमें हमें और ज्यादा क्लियर हो गया कि एक गांव को लेकर और मतलब वो सोर्स क्या है, उस सोर्स का मतलब ग्राउंड वाटर से लिंक है, सरफेस वाटर से, मतलब सोर्स का डिटेल एनालिसिस करके उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वो एक अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब ये लिंक मुझे मुझे अच्छा लगा कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे काम करके हम डीप डाउन कैसे कर सकते हैं। और दूसरा, जो सोर्सेस के बारे में कल सृजना बेन का जो लेक्चर हुआ, उसमें मुझे हर एक अलग अलग टाइप के जो 6 सोर्स थे, तो उसमें कैसे अलग अलग इंटरवेंशन हो सकते हैं, क्या इशू हो सकते हैं। जैसे हमने कैचमेंट एरिया का मतलब मैं थोड़ा कैचमेंट एरिया का, आपने भी जैसे बताया कि ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, मैं सोर्स को लेके उस कैचमेंट एरिया को, जैसे रोड जाने के बाद क्या हो सकता है, मतलब डीप डाउन कैसे कर सकते हैं उसी पॉइंट को, मतलब मुझे वो सोर्स का पानी बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए इस एंगल से, मतलब इशू क्या है उस पे फोकस करके सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो थोड़ा फोकस कैसे कर सकते हैं, एक मुझे अच्छे से समझ में आ गया। तो ग्राउंड और रूरल एरिया का जो प्रोसेस है, ज्यादा करके मैं रूरल एरिया में भी काम करता हूँ, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे हम बड़े लेवल पे काम करके छोटे गांव में भी डिप डाउन कर सकते हैं। और जैसे कल शिवाली भी बोल रही थी कि हम बहुत चीजें सीख रहे हैं, तो मतलब
एक्विफर मैपिंग से लेके हाइड्रोलिक्स जो प्रॉपर्टी है एक्विफर की, फिर वाटर बैलेंस है, तो उसको इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो डॉट्स मुझे अब थोड़े थोड़े कनेक्ट होने लगे कि जैसे हम एक स्ट्रक्चर लेंगे तो उसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज का कैसा है, जैसे वेरिडा का कल बोल रहे थे कि उसमें ट्रांसमिटिविटी कैसे इंपॉर्टेंट है, स्टोरेटिविटी, तो वो सब कनेक्ट होता है। तो वो एक अच्छे से कनेक्ट हो गया मुझे कल के सेशन में भी। और दूसरा, आज अर्बन का जो शैलेश योगेश भाई का सेशन हुआ, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका एक्चुअली वो फ्लो में बाकी रह गया कि वो जो इंटरकनेक्ट किया हमने कैचमेंट एरिया को, तो कैसे मतलब उन्होंने एक दिखाया कि वो कैनलिंग करके दूसरे वाटर शेड से कनेक्ट किया, तो उसमें मतलब स्टोर करके डायरेक्ट क्या लेक में पानी छोड़ा या वाटर शेड में ही लिंक किया, तो वो थोड़ा मुझे समझ के लेना था। और बाकी मतलब ड्रिंकिंग वाटर के बारे में मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, क्योंकि मैं हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वैसा ज्यादा फोकस ड्रिंकिंग वाटर पे नहीं रहता। जैसे गांव में पूरा वाटर का ही प्लानिंग और एग्रीकल्चर में ही ज्यादा फोकस रहता है, ड्रिंकिंग वाटर हमें से ही हाँ हो ही जाएगा, मतलब होता ही है, मतलब इसके हम फोकसली एनालिसिस जैसे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते। मतलब जितने गाँव में भी मैंने काम किया है उसमें हो ही जाएगा। और बाद में अप्रैल मई में पानी नहीं है तो उसके लिए हम फिर क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं पहले से। जब प्रोजेक्ट में ड्रिंकिंग वाटर पे हम हर बार कहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंट है, फिर एग्रीकल्चर, मतलब जो सीक्वेंस है वो हम बोलते हैं, पर जब काम करते हैं तो हम भी ड्रिंकिंग वाटर पे फोकस नहीं करते। तो एक मुझे ध्यान में आ गया कि जैसे योगेश भाई हर बार बोलते हैं कि हम 55 लीटर बोल रहे हैं, पर 10 लीटर भी अच्छे से कैसे मिल सकता है। तो वो ये मेरे लिए बहुत अच्छा इनपुट था कि हम जब काम चालू करेंगे तो पूरा प्लानिंग करते हैं, तो इस पे फोकस करके ये इशू होने सॉल्व होने के बाद थोड़ा फिर एग्रीकल्चर एक 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 स्टेप आगे जा सकते हैं। तो ये भी मुझे टेक अवे था इस पूरे ड्रिंकिंग वाटर के इस सब डिस्कशन में और इस प्रोसेस में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पूरा। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी कैसे करनी चाहिए, हर एक चीज को जाके डीप सोच के, मतलब 55 बोले तो 55 हम लेते हैं, पर हम जब विलेज लेवल में प्लान करेंगे एक्चुअल उधर कितना चाहिए, क्या इश्यू है क्या है, उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा डीप जाके, मतलब जो है इसी को लेके तो हम करते ही है प्लानिंग, पर एक्चुअल सॉल्यूशन देने के लिए क्या नीड है तो वो भी कैसे कर सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी चाहिए हर एक चीज, मतलब अभी हमने ड्रिंकिंग वाटर किया किया पर अभी एग्रीकल्चर का हो, हर एक का थोड़ा ऐसा डीप जाके कैसे कर सकते हैं और करना चाहिए। हम मेरे बारे में मैं सोच रहा हूँ कि कैसा कर सकता हूँ, वो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ। पर मुझे ये सब 2 दिन और लास्ट का भी ड्रिंकिंग वाटर का ये सब सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम फोकस कर सकते हैं सोल्यूशन के ऊपर। ओके। सृजना बेन, उन्होंने शायद पहले भी हमीर सर को लेके क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि इंटरलिंकिंग है तो क्या आपने सीधा चैनल बना के पानी ट्रांसफर कर दिया या कहीं ऑगमेंट किया और उसके बाद उसको ट्रांसफर किया? तो वो समझना चाहते थे। देखिए हमीसर का जो केस है, हमीसर जो लेक के मतलब वैसे तो तालाब ही है, तो उसका जब डिजाइन मतलब उसका एक्सकेवेशन करके वो तालाब जब बनाया गया तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कैचमेंट की कैपेसिटी से ज्यादा है। ओके, उसका कैचमेंट बहुत नेचुरल कैचमेंट बहुत छोटा है, वो योगेश मैंने एक्सप्लेन किया होगा, बदामी छेला नाम करके वो उसका कैचमेंट है। अभी जो नीड भी ज्यादा थी और स्टोरेज कैपेसिटी हमीसर लेक की वो भी ज्यादा थी। तो उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए इसके लिए क्या किया गया कि उसके जो फर्दर साउथ में जो हिली टेरेन जो कतरोल हिल रेंज है उसके जो वाटर सेट्स हैं उसको इसके साथ कैसे लिंक करना है वो देखा गया। अभी लिंकिंग दो तीन तरीके से किया गया है। एक एक वाटरशेड ऐसा था कि जो इसके नेचुरल ग्रेडियंट्स के थोड़ा ऊपर से ही डाइवर्ट होके दूसरी तरफ जाता था, तो उसको जस्ट मतलब डाइवर्ट किया, उसके नेचुरल ग्रेडियंट से उसको थोड़ा बंड बना के उसको डाइवर्जन करके रोड से नीचे ब्रिज से लेके एक तालाब में डाला और तालाब से इस कैचमेंट के साथ ही वो लिंक हो गया। उसकी जो दूसरी जो 24 कुआ वाली जो आओ बोलते हैं, मेरे पास अभी अगर उसका जरूरत पड़ी तो मैं एक स्लाइड उसकी दिखाऊंगी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी वो स्लाइड। तो उसके साथ लिंक किया।
मेजर लिंकिंग जो हमीरसर के कैचमेंट में जो किया, जो उसका नेचुरल कैचमेंट बादामी छेला जो है ना, उसके ऊपर के मतलब फर्दर उसकी हिली टेरेन में, फर्दर हायर स्लोप पे साउथ में जो कैचमेंट 3 थे उसको कनेक्ट किया। अभी उसको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने दो एक्चुअली रास्ते अपनाए। एक जो है वो टपकेश्वरी वाला जो कैचमेंट, आप शायद वहां पे गए थे नहीं गए थे मुझे पता गए थे, नहीं है, गए गए थे गए ना? थे। तो लेकिन धुना राजा उस जो डैम उस है। व्यू से नहीं, धुना राजा हाँ, भी नहीं गए थे, लेकिन उस व्यू से नहीं गए थे, ओके। लेकिन हमदराई तालाब और वो जो फोर्ट और तारा कुआं वगैरह देखे हाँ थे। हाँ हाँ। तो वो जो धुना राजा जो डैम है, वो धुना राजा डैम से एक कैनाल करके एक लेवल तक वो कैचमेंट को दूसरे कैचमेंट के साथ लिंक किया। अभी हमीरसर के ओरिजिनल कैचमेंट के साथ उसको लिंक नहीं किया था। एक कैचमेंट का धुना राजा डैम से कैनाल करके दूसरे के साथ लिंक किया। और टपकेश्वरी वाला जो दूसरा कैचमेंट है, उसमें उस पानी को धुना राजा डैम से कैनाल से वो पानी डाला गया। अभी वो जो दूसरा जो कैचमेंट टपकेश्वरी वाला है, उसके साथ ये धुना राजा वाली कैनाल को चैनलाइज करते हुए बदामी छेला जहां से शुरू होता है ना, वहां तक उसको लेके आए। सो सारी जो लिंकिंग इंटरलिंकिंग की जो प्रोसीजर है, मतलब जो प्रोसेस या जो भी स्ट्रक्चर डाइवर्जन कैनाल जो भी करना है, वो हमीरसर लेक से काफी ऊपर हो गया। तो लेकिन ये जो जितना भी स्ट्रक्चर्स की हम चर्चा कर रहे हैं, ये मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस हो चुके थे, मतलब उससे भी बहुत पुरानी है। तो रिसेंट पास्ट में इसके ऊपर खास कुछ नहीं हुआ है। रिस्टोरेशन का काम किया गया होगा, लेकिन लिंकिंग वगैरह का जो काम जो था वो ट्रेडिशनली जो हुआ है वही है। वही है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद कम्युनिटी को, इवन लोगों को पता भी नहीं था कि अच्छा हमीरसर लेक में पानी यहाँ से आता है, क्योंकि अपर रीचिस में वही इंटरलिंकिंग का काम मतलब हुआ था। तो और वो जो दुनाराजा डैम से जब पानी इस तरफ लेके आते हैं, तो उसको अगर हेवी फ्लड हुआ, क्योंकि रन ऑफ ज्यादा है, क्योंकि हिली टेरेन से पानी को लेके आए हैं, तो रन ऑफ ज्यादा है, हेवी रेनफॉल हुआ, तो मतलब भुज में फ्लडिंग हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पाटिया पुल बोलते हैं, लकड़े का ही पूरा पुल जो है वो डिजाइन किया, कि अगर वो पुल को मतलब नीचे कर देते, तो वो पानी वहां से भर के वापस उस ग्रेडियंट से लेके, जो उसका नेचुरल ओरिजिनल ग्रेडियंट था, दूसरी मतलब चैनल से पास होते हुए रिवर में से माधापर की और दूसरी जो टाउन है भुज के नजीक, वहां पे निकल जाता था। तो ये उसकी फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम थी। तो जो लिंकिंग किया ना, वो इस तरीके से चैनल कैनाल बना के डाइवर्जन करके उसका जो नेचुरल कैचमेंट जो है उसी में उसको डाल दिया। मतलब लेक तक वहां तक आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से ये प्लान किया है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप लिंकिंग करते हैं, तो कभी कभी हेवी रेनफॉल में हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मतलब पानी आ गया, तो उसका फ्लड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इवन ये बहुत पुरानी सिस्टम है, तो काफी भुज में इसको निग्लेक्ट, मतलब पता ही नहीं था कि ऊपर ऐसी कोई सिस्टम है। तो पाटिया पुल भी खराब हो गया था। अभी भी इवन जो अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग थोड़ा फील्ड में गए थे भुज के ही इस एरिया में, तो हमीरसर तालाब की दो मेन कैचमेंट, एक बादामी छिला और दूसरी 24 कुआ वाली आओ बोलते हैं, वो कैचमेंट को चैनलाइज करते हुए हमीरसर तक लेके आए, और बीच बीच में 24 ऐसे होल्स कर दिए ताकि उसकी सफाई हो सके। तो उसको 24 कुआ बोलते हैं, 24 कुआ वाली आओ। तो वो थोड़ा आगे की और थोड़ा है, मतलब दिखता है, लेकिन बाद में जो जिस तरीके से टाउन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन ये जो हुए, तो धीरे धीरे तो पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गई आज लेकिन की अजय, तारीख में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इतना झमेला करने की जरूरत क्या थी। तो देखिए, हमीरसर जो है वो खुद, मैं जितनी मेरी समझ है, हमीरसर तालाब से खुद से किसी ने पानी उठा के पिया हो या डोमेस्टिक यूज सीधा किया हो, ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता। क्योंकि ये एक वाटर यहाँ पे होता था, तो उसकी डाउन स्ट्रीम्स में भुज टाउन बसा हुआ था, पुराना भुज शहर बसा हुआ था। और ये पूरा का पूरा भुज शहर जो था, उसमें बहुत सारी जगहों पे कुएं थे। लोग उस कुएं से पानी फैच करते थे। कहीं पे वो कुएं की वाटर क्वालिटी बहुत ठीक थी, कहीं पे वो कुएं की वाटर क्वालिटी थोड़ी खराब भी थी। तो ये परिस्थिति थी, पानी पाइपलाइन वगैरह से कहीं से नहीं आता था।
एक दूसरा भी तालाब था, लेकिन लार्जली हमीरसर के ऊपर डिपेंड था। तो ये जितने भी कुएं जो थे उसका रिचार्ज जो था, नेचुरल रिचार्ज जो था, वो हमीरसर था। मतलब हमीरसर में पानी भर गया तो आपको एश्योर हो गया कि ये जितने भी हमारे कुएं हैं वो कुएं अच्छे से रिचार्ज हो जाएंगे, अच्छा पानी भी इसमें मिल जाएगा। अब जो मूल कैचमेंट था वो तो भूल जाइए, उसको जोड़ा गया, ऐसे जोड़ा गया कि भुज का एवरेज एनुअल रेनफॉल जो था एक समय पे हम मान के चलते थे ये 10-12 इंच है, लेकिन जिस तरह से इसको जोड़ा गया, इन्होंने ऐसा इंश्योर किया कि 6 इंच बारिश में भी हमीरसर भर जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो हमीरसर नहीं भरा तो नेक्स्ट ईयर ड्रिंकिंग वाटर का कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा, या डोमेस्टिक वाटर का कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा। अब मैं यहां तक आपको बताता हूं कि मेरी मदर का जन्म मुंबई में हुआ, घाटकोपर में हुआ। और घाटकोपर में ऐसा है कि हर हर जहां पे रहते हो वहां पे कुआं होता है, आपको वहीं से पानी ले लेना है। वो जब शादी करके भुज आई तो भुज की वो स्थिति नहीं थी। भुज में दो तरह के कुएं हुआ करते थे, एक कुएं है जिसमें पानी मीठा नहीं होगा, और कुछ लोकेशंस थे जहां पानी मीठा रहेगा। तो मेरी मदर शादी करके जब भुज आई तब वो मीठे वाले कुएं में पानी भरने जाते थे, जो मुंबई में उनका ट्रेडिशन नहीं था। नॉर्मली रूरल बैकड्रॉप में ये बहुत कॉमन होता है, मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। तो वो उसने कई बार मुझे वो कुआं दिखाया कि जहां पे वो पानी भरने जाते थे उस समय पे। तो ये पूरी व्यवस्था थी। तो जोर एड़ी चोटी का इसीलिए लगाया गया कि हमीरसर भर जाएगा तो हमारा पानी का काफी सारा प्रॉब्लम जो है एटलीस्ट 1 साल के लिए सॉल्व हो जाएगा। और जो अगर आप देखेंगे, जब अगर मौका मिला आप भूल जाएंगे और देखेंगे, तो ये एक्चुअली इंजीनियरिंग मार्वल है जो किया गया है। आज हमारे पास इतनी सारी जानकारी है, सैटेलाइट है, सर्वेस है वगैरह, लेकिन उस वक्त जो किया गया है उस वक्त की सोच समझ के साथ वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 24 कुआं वाले आओ देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या काम किया है। एक्चुअली अंडरग्राउंड कैनाल है, और ये कुएं नहीं है, एक्चुअली एयर डक्ट्स है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। हाँ, ये जो भूज सिटी का ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम का जब जो प्रेजेंटेशन हुआ, इसको कुछ रिपोर्ट होगा तो वो शेयर कर सकते हैं क्या? मतलब एक रिपोर्ट इसके भी है, ऊपर। और इसमें ना एक्चुअली प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स क्योंकि समय की कमी की वजह से योगेश ने स्किप मतलब डाली नहीं थी। एक्चुअली बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया रिगार्डिंग कि कितना पानी कहाँ से मोबिलाइज होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसका क्या कॉस्टिंग है, और ये कॉस्ट कौन बेयर करता है। जैसे आपको पता है उसने की भी रिकवरी है। जब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई या डोमेस्टिक वाटर सप्लाई होता है तो 50 रुपया तय किया गया। अगर आप 50 रुपया ले भी लेते हैं तो भी देर इज अ डेफिसिट, ठीक है। लेकिन अब ये 50 रुपया कोई नहीं भी भरता है, देन देर इज अ बिगर डेफिसिट। तो जो कुल खर्चा आता है भुज शहर को 2015-16 का जो उन्होंने डेटा दिया था पानी पहुंचाने का, उसमें सिर्फ 15% ही इफेक्टिव रिकवरी होती है। मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री है पूरी व्यवस्था। और ये फ्री मतलब किसी को तो खर्च बॉन्ड करना है। तो ये कुल मिला के 41 करोड़ रुपीस उस वक्त की फिगर में, जो आज की डेट में वो बोल रहा था इट इज अराउंड 68 करोड़ रुपीस एन्युअली वी आर स्पेंडिंग टू प्रोवाइड अ वाटर टू द सिटी। और ये बहुत बड़ी रकम है। अगर अगर इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये कोई कॉर्पोरेट होता, कॉर्पोरेशन नहीं पर कोई कॉर्पोरेट होता, तो पहला क्या करता कि इसमें कहां मैं बचा सकता हूं। आई एम नॉट सेइंग कि इसको जीरो डाउन करना है या नर्मदा के पानी को बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन वो तो वैसे सोचता ना कि मैं कहां बचा सकता हूं, कितना बचा सकता हूं, कैसे बचा सकता हूं। तो ये पूरी जो सोच जो है, जो इसमें रिफ्लेक्ट की गई थी स्टडी में, वो एक्चुअली फील्ड में बहुत आ नहीं पा रही है। लेकिन अगर आप हिसाब से देखने जाएं तो काफी बच सकता है। 41 करोड़ एन्युअली आप स्पेंड करने का कमिट कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा फिगर है। इस उन्होंने पूरा जो प्लान बनाया था उस वक्त वो कुछ 60 करोड़ का था। अगर उस सेंस में अगर आप देखे जाए तो मतलब 1.5-2 साल के पैसे से आप काफी सारा काम कर सकते थे। तो यहाँ पे काफी सारी ग्लिचिस, मतलब एक जो कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिवली या गवर्नेंस का जो विल जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसमें समझ आ रहा है कि ये छूट रहा है। उसको कैसे पुश किया जाए, ये अपने आप में एक चैलेंज का मुद्दा है। एक दूसरा भी मैं बता दूं, इसमें एक दूसरा फिगर चल था जो योगेश ने शायद वो स्लाइड हटा दी थी।
जो खर्चा हो रहा है पानी पहुंचाने का, जिसमें 41 करोड़ आप समझ के चलिए कि सब्सिडी का पैसा है, कुल मिला के 50 करोड़ है समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन 50-60% हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर जाता है। मतलब जस्ट वी स्पेंड मनी और पंपिंग द वाटर। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चैलेंज। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बहुत पैसा शायद पगारों पे जाता होगा, सैलरीज पे जाता होगा इस पूरी व्यवस्था को पहुंचाने में, लेकिन वास्तविकता उल्टी है, पगार में इतना पैसा नहीं जाता, लेकिन बिग अमाउंट गोज ऑन एनर्जी। तो इसको भी अगर आप देखें तो कई सेंस में ये खर्चे को कम किया जा सकता है सोलार के माध्यम से। तो वो अगर इनिशिएटिव लिया जाए तो वो 36, मतलब मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूँ फिगर, शायद 35-36 करोड़ रुपए के आसपास था उस वक्त। तो इसको कम किया जा सकता है, इन पैसों को, पंपिंग वगैरह को, सिस्टम्स को चेंज करके, सोलर वगैरह से करके। तो ये कुछ समझ उस स्टडी से निकल सॉल्यूशन। के, मतलब इमीडिएट अप स्टेप जिसमें कोई ज्यादा खतरा नहीं है, मतलब पानी वही करना है, लेकिन यू आर जस्ट चेंजिंग द पावर सप्लाई टू द पंप्स। और ये भी है कि अभी पॉपुलेशन का जो देखा तो 1,20,000 ऐसा पॉपुलेशन है ना कुछ का अभी लेटेस्ट। सो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हर पर पर्सन हम 5,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं। कर रहे हैं। वो मतलब पर पर्सन तो वो भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है। तो एक घर में 5 लोग होंगे तो 20,000 हम एक घर में 20-25 हजार खर्चा कर रहे हैं, तो तो ये यहाँ दिख बैठे भी बैठे नहीं रहा है टेंशन हो गया कि इतना कुछ मिल जाए हर महीने हमें हर साल। ना। तो ये एक जो मेरी जो समझ में आया कि ये फिगर्स जो है वो भी एक्चुअली कम्युनिटी तक पहुंचते नहीं है। जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया कि अगर सीधा 40 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दो, तो भी वो 4,000 रुपये हो जाएंगे पर पर्सन, और 4 लोग भी हैं कि फैमिली में 5 लोग भी हैं, तो 15-20 हजार तो एन्युअली उसके ऊपर स्पेंड हो रहा है। तो ये काफी बड़े फिगर्स जो हैं, इसीलिए जब भी अब रूरल में से अर्बन में आते हैं ना, तो ये फिगर्स जो है पैसे वाले, पैसे वगैरह के, ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं। और ये एक्चुअली सिस्टम को टिकने से रोकेंगे। क्योंकि देखो, एक होता है सोर्स की सस्टेनेबिलिटी, लेकिन फाइनेंशियल वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी भी तो एक अपने आप में चैलेंज है, कितने समय तक कोई ऐसा कर सकता है। तो इसीलिए सरकारों पे आज नहीं तो कल शायद ये दबाव आएगा, पैसे की वजह से आएगा, कि वो अल्टरनेट के ऊपर ध्यान दें। जैसे अभी जैसे सोलार का जिस तरह से इस देश में चल रहा है काम, तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वही है ना कि अब नए, अब पावर कोयला निकाल के आप पावर प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, पॉल्यूशन वगैरह तो छोड़िए, वायबिलिटी की और इश्यूज है। इसलिए हम सोलर पे आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं इसमें, जनशक्ति को सौर शक्ति के साथ जोड़ दिया, आप समझिए। तो प्रसून जी, आप शेयर करें आपका। आप तो एक्चुअली कल नहीं थे, लेकिन जितना भी आपको ध्यान में रहा है, आपके क्वेश्चंस जो हैं। हाँ, मैं एक्चुअली ये आज का अर्बन का देख रहा था, उसमें से मेरे लिए एक टेक अवे बहुत ही एक अच्छा रहा, जिसमें ये था कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द सोर्स फॉर द लीन पीरियड। हम्म। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें कैलकुलेट करनी है, इवन फॉर द अर्बन। और अर्बन के केस में, लोग रूरल के केस में तो फिर भी हम लोग हमारी लोग बात सुनते हैं और हम उनको, हमें ऐसा बातचीत, लेकिन अर्बन में यस एजुकेशन और वो सब लिटरेसी लेवल और वो सब मैंने करना पड़ता है। तो एवरी अर्बन इशू विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच। हम्म। धीरे धीरे ही अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस के साथ लोगों का जुड़ाव होगा। सो अर्बन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना, लेकिन यस इट विल टेक मोर टाइम देन द रूरल पार्ट। ये इतना मुझे समझ में आया, ये पार्ट के ये। और दूसरा एक था कि लोकल पोटेंशियल को एसेस करना है, जिसमें लैंड यूज, यूज ऑफ वाटर एंड सीपेज जो भी था, वो वाटर बैलेंस के लिए आपको कैलकुलेट तो करना ही है। एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट फेलियर, हाँ हाँ, एक चीज और इसमें था कि लीन पीरियड के केस में अर्बन में वी हैव टू, फॉर अर्बन द लीन पीरियड इज रिस्पॉन्स अगेंस्ट फेलियर। कि हम्म। फेलियर जब भी होती है नेटवर्क की, उसमें हम कैसे, उसमें सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हम्म। उस टाइम पे मैक्सिमम आपका इट वर्क्स एज अ लीन पीरियड फॉर एज इफ इट्स इन रूरल एरिया। तो ये हमारी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जितनी फास्ट होगी, हम्म। उतना अर्बन सिस्टम के लिए वो अच्छा होगा। हम्म। दैट वाज माय टेक अवे फ्रॉम दिस।
लार्जली हमने देखा है इमरजेंसी बैकअप कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ हाँ पे फेलियर का रिस्पॉन्स ही हम मान के चलेंगे कि ये हमारा कुछ सीजनलिटी एनालिसिस जैसा हो गया। लेकिन हाँ। एक ही अप्रोच है कि भाई बड़े टांके बनाओ, बड़े टांकों को भर के रखो, हम्म। ताकि 2-3 दिन अगर पानी नहीं आएगा तो उसमें से कुछ मैनेज आई करेंगे। थिंक भुज भुज को पिछले साल ही वो बुढ़िया के पास ब्रिज है वहां पे, हाँ नर्मदा की हाँ, लाइन टूट गई थी, दैट वाज अ मेजर ब्रेकेज, तो उसमें काफी 10-15 दिन तक रिस्पॉन्स नहीं हुआ था शायद, इफ आई रिमेम्बर नहीं हुआ करेक्टली। था, नहीं हुआ था। और काम क्या आया था अल्टीमेटली, भुज शहर के आसपास या भुज शहर के अंदर जो कुएं या बोर वगैरह थे, उसी में से पानी के टैंकर भर भर के सप्लाई किए हाँ गए, बिल्कुल। चाहे सरकार तो ने किए हो या पब्लिक ने खुद खरीदे जितने हो। भी किए तो अल्टीमेटली तो वही लोकल वाटर सप्लाई काम आया था। तो वो कल काम आया भी था। मतलब जो भाड़ियात का केस, आप नहीं थे, सेजिना ने भाड़ियात का केस डिस्कस किया था कि हम जी 100% एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड हो गए, हमने हमारे तालाब कुओं को भुला दिया। तो एक अगर कॉम्बिनेशन बना दिया जाए ना कि भाई हमारे जो सप्लाई होगा उसमें से 10% 20% लोकल से ही आएगा, बिल्कुल लोकल मतलब बिल्कुल लोकल से आएगा। तो अगर ये और इसके लिए इंसेंटिवाइज भी कुछ किया जाए आगे चलते हुए, तो हो सकता है कि डिपेंडेंसी, क्योंकि देखो एंड मोमेंट पे आप कुछ साध नहीं सकते। यहाँ सिस्टम फेल हुई और आप बोलो कि अमृतसर का पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डालो, तो वो व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन अगर आपने 10-20% के हिसाब से कुछ डिजाइन किया होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें प्रेशर करके कुछ किया जा सकता है। तो वो भाड़ियात का भी कल आप नहीं थे, केस डिस्कस किया था सेजिना ने, आप देख लेना उसका। लेकिन एक जो मुझे जो लगा कि रूरल में है ना अभी भी एक छोटी कम्युनिटी होने की वजह से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज, एक क्वालिटी डिस्कशंस हो सकता है, एक फोरम है जहां पे ये हो सकता है। शहर में ये बड़ी मुश्किल है कि आप डिस्कस किसके साथ करेंगे, वो ऑन्स द सिटी अल्टीमेटली। अगर आप देखने जाए तो सिटीजन का ऐसा कोई है नहीं। तो और सिर्फ एक मुद्दों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था बन भी नहीं सकती। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है कि सिटी में ऐसे कोई ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, तो उसके साथ ये मुद्दा जोड़ा जाए, ना कि आप पानी के लिए कोई नया मुद्दा खड़ा करो। मान लीजिए कि कोई है जो सिटी में ऑलरेडी काम करता है, सिटी के क्लीनलीनेस के, जैसे इंदौर वगैरह का हम देखते रहते हैं कि सिटी के क्लीनलीनेस वगैरह के ऊपर काम करते रहते हैं। तो कोर फोकस इज की सिटी क्लीन रहे, सफाई रहे। तो वो ऑलरेडी एक प्रेशर ग्रुप की तरह शायद काम कर रहे हैं उस सिटी के लिए। तो उसके साथ ये पानी के मुद्दे को जोड़ा जाए कि हम किस तरह से पानी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई मिनिमाइज कर सकते हैं उस सेंस में। तो हो सकता है। अदरवाइज अगर पैरेलली अगर इसको कोई अलग से खड़ा करने की कोशिश करेगा इन अ सिटी, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे अदर कोलोब्रेशन विथ अदर इंस्टीट्यूट्स या ग्रुप्स इन द सिटी, ये मुझे लगता है कि सिटी में उस सेंस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे भी हमने यही देखा है कि कुछ संस्थाएं हैं जो हमने HIC करके एक प्रोग्राम बनाए, होम्स इन द सिटी करके, शायद आप आएंगे तो कुछ उसकी भी मुलाकात हो सकती है। तो वो एक अप्रोच है जो आप ले सकते हैं कि इसको किस तरह से हम मतलब शक्तियों को जोड़ के काम किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है अर्बन में कि आप कुछ सीधा इंटरवेंशन कर लें। जी हाँ, NIOU के माध्यम से जो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने मतलब PGW प्रोसेस जब हम समझ रहे थे, तो उदय जी जो आए थे, तो उदय जी ने पूरा जो एक्सपीरियंस शेयर किया था शैम 1 का और अभी शैम 2.0 ओ का। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफी दबाव डालता है। लेकिन ये कितना सुनिश्चित करेगा ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई को उस सोर्स से, वो इसमें बहुत अभी भी क्लियर नहीं है। उनका काम यही है कि भाई शहर में जो फ्लडिंग हो रहा है उसको कैसे ग्राउंड वाटर में रिचार्ज किया जाए, ग्राउंड वाटर को कैसे रिप्लेनिश किया जाए। लेकिन उसके बाद क्या होना है, मुझे लगता है अभी उसमें गैप है। शायद आने वाले समय में उसके ऊपर कुछ काम होगा। जी। कुणाल जी आप ठीक है? कुणाल, ओके, आ जाइए, बोलिए कुणाल जी। हाँ। हाँ जी, आपका हाँ। आपकी क्या सोच बनी और क्या क्वेश्चन है आपके? हाँ, बहुत से पॉइंट तो अजय ने कवर कर दिए कि जिस तरीके से हमने जो सजना बहन का कल का सेशन था, मस्का, बदिया, काला तालाब, विंचन, ये सब गांव का, तो एक अलग नजरिया डेवलप हुआ कि हाँ किस तरीके से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, लॉजिकल, साइंटिफिक, इस वे से भी देखकर हम
पानी ड्रिंकिंग वाटर की जो समझ है वो बना सकते हैं गांव के लिए। ऑलवेज जो एक वो टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन होता है उसकी जरूरत नहीं है। तो वो, और मैं जब काम गांव के साथ काम कर रहा था, जलयुक्त शिवार और ये सब योजना के, तब मैं जरा उससे कनेक्ट कर रहा था कि जनरली जो स्कीम आई थी जलयुक्त शिवार महाराष्ट्र में, वो ड्रॉट प्रूफिंग के लिए आई थी कि अकाल के वक्त पानी जरूरत रहे गांव में। बट और जो जो भी उसके काम हुए वो रिच टू वैली वाले हुए, नाला वाइडनिंग, डीपनिंग, फार्म पॉन्ड्स बने उसमें। बट अभी मैं जब कनेक्ट कर रहा हूँ ये दो दो तीन सेशन से, कि उसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने एग्जैक्टली क्या प्रोविजन किया था या उसके लिए क्या काम किया था, वो मैं अभी थोड़ा क्रिटिकली देख पा रहा हूँ कि एक्चुअली टैंकर्स आ ही रहे थे डिस्पाइट दिस वर्क। रादर जो आंकड़े बता रहे हैं कि टैंकर्स की संख्या बढ़ गई थी मराठवाड़ा जहाँ से मैं आता हूँ वो एरियाज में। तो ये जो लैकिंग है एग्जैक्टली स्कीम्स में, वो मैं कल के सेशंस के बाद कनेक्ट कर पाया ड्रिंकिंग वाटर के इसमें। दूसरा, जो प्रीवियसली सजना बहन ने सेशन लिया था कि जैसे हमने एक पायलट किया, फिर वो ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे लेके गया, और फिर उसको एक बिगर पिक्चर दिया। तो वो जो जर्नी एक डायग्राम में थी, वो कल हमने एक्सपीरियंस की कि हाँ एक पायलट हुआ, फिर क्लस्टर लेवल पे हम कैसा करते हैं और अर्बन में हम कैसा कर सकते हैं। तो वो केस स्टडी के माध्यम से मैं समझ पाया। और अबडासा ब्लॉक का जो एनालिसिस किया, वो मार्किंग्स और वो सब देखकर, तो वो मुझे बहुत सही लगा। बट वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा डीप में समझना मुझे जरूरी होगा। अगर उसकी कोई रिपोर्ट होगी, या फिर मैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट या फिर कुछ एक छोटे से ब्लॉक का सेकेंडरी डेटा पे कुछ मैं वैसा कर पाया, तो जरा वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। बिकॉज वो जो मेथड है वो मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं विलेजेस को बेस्ड ऑन उसकी सिवियरिटी और वो सब। तो वो मैं ज्यादा अच्छे डीप से समझ लूंगा। अगर उसकी कोई रिपोर्ट होगी तो वो पढ़ लूंगा, या फिर आने के बाद, मिलने के बाद मैं जरा उस पर डिस्कशन करूँ। रिपोर्ट है हमारे पास, उसके सर्वे फॉर्म जो हमने डिजाइन, बेसिकली ये पूरा जो हम्म, काम जो शुरू होता है ना ऐसे कैटेगराइजेशन वगैरह का, तो ये काम शुरू हम्म, होता है कि सर्वे फॉर्म क्या डिजाइन कर रहे हैं आप। बिल्कुल। और देखिए, मैं जब सर्वे फॉर्म डिजाइन करता हूं तो मैं ये दो चीजों को पूछता हूं कि क्या इसका, ये क्वेश्चन का कोई सीधा आंसर हो सकता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि हम कई बार पूछते हैं किसानों को कि आपके पास कितनी जमीन है, तो ये सीधा आंसर है 3 एकड़ है, 4 एकड़ है। उसके बाद हम हम्म, उसको पूछते तेरी आमदनी कितनी होती है। ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, क्योंकि उसने कभी उस, अब देखो मुझे कोई पूछे कि बिल्कुल, शैलेश भाई तेरे को कितना सैलरी मिलता है महीने का, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन किसी को बिल्कुल, आप पूछो कि भाई उसकी आमदनी मतलब एग्रीकल्चर से कितनी, वो बहुत वेरी करती है। किसी साल कम होती है, किसी साल ज्यादा होती है। शायद उसने भी उसका ठीक से हिसाब नहीं रखा। उसने जो मार्केट में बेचा और उससे जो पैसा आया शायद उसी का उसको पता है कि भाई मेरे को 2 लाख आया, 2.5 लाख आया। एक ही फसल हो तो, अगर एक से ज्यादा फसल हो तो मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को पूछेगा तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे हाँ, क्वेश्चन टालने पड़ते हैं। तो वो हम आपके साथ फॉर्मेट भी अगर शेयर करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और दूसरा है कि मैं ये पूछता हूँ इस जानकारी को मैं अल्टीमेटली प्रोसेस क्या करूंगा। यस, अ, अगर उस जानकारी को किसी भी तरह से मैं कहीं पे प्रोसेस नहीं करने वाला हूं तो मैं क्यों समय बर्बाद करूं उस डेटा को लेने में। तो ये बिल्कुल, शुरू पूरी जो काम होती है वो सर्वे फॉर्मेट को डिजाइन करने से होती है। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि सर्वे में बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाए, इधर फिगर्स में मिल जाए। अगर फिगर्स में नहीं मिलती है और कोई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, क्वांटिटेटिव नहीं मिलती है, तो इसको हम कैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाए। तो ये हम्म, इसको हमने ध्यान में रखा है। तो पूरा जो काम जो था वहां से शुरू हुआ था कि हमें एंड तक क्लियर था कि हमें क्या करना है, और उस मुताबिक हमने पूरे प्रक्रिया सर्वे को डिजाइन किया था। थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल जो जिस तरह से हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो हैं सर्वे वगैरह के, तो शायद इसमें हम्म। कम समय में भी काफी काम हो सकता है। नहीं, तो एक समय के बारे में तो मुझे अभी ग्राउंड वाटर के साथ पता चला कि समय बहुत जरूरी है, और समय देना ही चाहिए तो ही चीजें होंगी। नहीं तो जो ऊपर ऊपर काम हो रहा है उससे बात नहीं बनने वाली।
तो समय तो दूसरा बिल्कुल चाहिए। दूसरा है कि दो चीजों को हमें समझना पड़ता है जब ये कैटेगराइजेशन वगैरह की बात आई कि दो है। एक तो है कि शायद कंडीशन वेरी करती है, ग्राउंड कंडीशन वेरी करती है। हम अबड़ासा, अब देखो कोई गुजरात का कैपिटल टाउन गांधीनगर है, गांधीनगर में कोई इंजीनियर या हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी बैठा, उसके लिए तो अबड़ासा एक ही है। आप समझ रहे हैं? तो उस तो वो ऐसे ही सोच के प्लान करेगा कि भाई अबड़ासा में ये करो या ये ना करो। लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं, डिटेल में जाते हैं, तो कंडीशन काफी वेरी करती है। नंबर वन, फिजिकल कंडीशन वेरी, कहीं पे नदी है, कहीं पे नदी नहीं है, कहीं पे ऑलरेडी तालाब है, कहीं पे नहीं है। दूसरा है कि ये ड्रिंकिंग वाटर की जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से एक समय तक चली है। हम्म। अब वो इसके साथ जोड़ के अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन शायद आसान हो जाता है, इमीडिएट और आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये दो चीजों को आपने कंसीडर नहीं किया, आपने मान लिया कि एवरीथिंग इज अ यूनिफॉर्म और मैनेजमेंट इज एब्सेंट, और उसके बाद अगर कुछ भी आप प्लान करेंगे तो ये नहीं होगा। तो ये जो अबड़ासा वाला जो प्रोजेक्ट जो था, उसको भी ये दो चीजों को कैप्चर करते हुए किया गया था। तो इसलिए आप देखेंगे कि काफी सारे सॉल्यूशन जो थे वो फिर से अराउंड उनकी व्यवस्था के आसपास थे। तालाब भर रहा था ट्रेडिशनल, अब रोड की वजह से नहीं भर रहा था, तो उसको रोड को ठीक करना था वगैरह। तो उस तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर हमने मतलब काफी हम आए थे। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेजिना बेन का मेरे को लगता है पहला प्रोजेक्ट था वो, जब आप काम करने जुड़े थे। Yes, तो very आप first भी project. अनुभव साझा कर सकते हैं। पानी वो एक्चुअली दूसरा था कि हमने उस वो जो तब काम कर रहे थे, तो इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया था पानी थिए पांचो। पानी मतलब वाटर, थिए पांचो, कि फिर से पानी हमारा हो। ओ। तो ये नाम के ये एक अच्छी वर्ड है, तो उस नाम से किया था। तो इससे भी काफी सारा मतलब एक प्रचलन हुआ ना कि भाई हाँ, ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो गया, फोकस ही क्लियर हो गया कि करना क्या है। उसके ऊपर हमने एक रेडियो प्रोग्राम भी बनाया। तो उसके सीजन आप भी अनुभव साझा करें। हाँ, मतलब मेरा नेटिव भी रूरल एरिया था, लेकिन वाटर रिलेटेड कोई क्राइसिस मैंने मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के स्टोरीज में या उनके गांव में मैंने देखी थी, लेकिन मेरे बचपन में या मेरे गांव में मैंने नहीं देखा था। और साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो पढ़ाई करते करते मतलब मास्टर्स खत्म हुआ, और जब मैं जुड़ी तो मतलब मैंने पास का गांव भी नहीं देखा था, मतलब मेरे गांव के पास में। और ये पूरे अबड़ासा में 4 मंथ की एक ट्रेनिंग थी, और सीधा शैलेश भाई और योगेश भाई, आई थिंक इस प्रोजेक्ट में मैंने सीधा फर्स्ट टाइम मैंने शैलेश भाई के साथ काम किया था। और ये जो फॉर्मेट डेवलप किया ना, आई थिंक 18 पेज का या 20 पेज का कुछ फॉर्मेट हमने डिजाइन किया था। और मैं ये कह सकती हूँ कि 21 ईयर्स की जर्नी में इतना डिटेल में कोई सर्वे फॉर्मेट मैंने आज तक डिजाइन नहीं किया। मतलब उस टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम हम टाइपोलॉजी को हमने कवर कर लिया था, और हर एक टाइप के सोर्स के लिए अलग कलर कोड, कलर पेजेस रखे थे ताकि वो सीधा हम उस पर जंप कर सके। और उस टाइम पे ये पता चला कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स मतलब जनरल टर्म हम यूज करते हैं कि हमें पीने का पानी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर नीड है, असेस करते हैं जो भी है। लेकिन जो वैरायटी ऑफ सोर्सेस है ना, वो जान के ऐसा लगा कि नहीं, हम भले ही उसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, लेकिन विद इन दैट जोन कितनी मतलब डाइवर्स वैरायटीज ऑफ सोर्स हम डेवलप कर सकते हैं। और सेकंड थिंग है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम कैसे विलेज को ड्रिंकिंग वाटर सिक्योर कर सकते हैं। मतलब एक ही फोकस से, कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ग्राउंड वाटर नहीं है तो ये गांव बहुत स्कैरसिटी वहां पे ज्यादा होगी। पॉसिबल है कि वहां पे एक्चुअली सरफेस वाटर पोटेंशियल है और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल सिस्टम हो कि वो गांव एक्चुअली ग्राउंड वाटर से ज्यादा सुखी होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर हो तो खत्म होने का या डिटीरियोरेट होने का चांसेस है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक किया था। और ये 18 और 20 पेजेस का जब हम फॉर्मेट लेके गांव में जाते थे, उस टाइम पे कम्युनिटी आज से थोड़ी ज्यादा हम्बल थी। तो आई बिल्कुल। थिंक 165 गांव में से एक ही गांव ने हमको, जब हम सर्वे करके खड़े हुए ना, मतलब 1-1.5 घंटा लेता था वो सर्वे, तब उसने बोला कि आपकी स्टोरी खत्म हुई। अदरवाइज कहीं से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब 100% हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। और सेकंड जो मैं मेरी लाइफ का जो बोलते हैं ना कि वो
पहला ही बर्थ होने से पहला जो मुंह में डालते हैं ना कुछ भी खाना, मतलब वो लाइफ टाइम रहता है। तो मैं खुद को लकी मानती हूँ कि वो जो फॉर्मेट डिजाइन करना, डेटा मैनेजमेंट जो शैलेश भाई ने मुझे उस टाइम पे सिखाया था, आज भी मैं एक्सेल में मेरे डेटे में गड़बड़ी नहीं होती है। मतलब क्योंकि आप सोचो कि हर एक डेटा को, हर एक विलेज में जो पेज 20 है, तो वो उसकी कॉलम्स कितनी बनेगी, और वो हम्म। कॉलम्स को आपको उसमें कोड देना, और फिल्टर जब हम कोई कैटेगरी से फिल्टर करते हैं ना, तो एंड में सबके जो सम है ना, टोटल है, वो सेम होने चाहिए, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं थी हमारी। तो वो सीधा ये ब्रह्मास्त्र मुझे सिखाया गया था उस टाइम पे। और आई थिंक हमें 4 महीना लगा था सेलेस में, या 6 महीने कुछ लगे थे। लेकिन भले ही हमको ग्राउंड वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, या ड्रिंकिंग वाटर, कल शिवाली ने पूछा था कि क्या हम हम्म। असेसमेंट या क्रिटिकल एनालिसिस में इतना टाइम गवाए कि हमको एक्चुअली एक्शन करना है, तो उस पे हमको टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको हर एक चीज में इतना टाइम देने की जरूरत है। अगर 165 विलेज वाला एक ब्लॉक हम 4-5 महीने में इतना क्रिटिकल एनालिसिस लेके आ सकते हैं, ओके। सो अगर आपका क्लस्टर है 5-6 गांव का, या एक गांव है, तो उसमें तो हाँ, आप इस फॉर्मेट को कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब उसको आप मॉडिफाई कर सकते हम्म। हैं आज के टाइम में। तो कुछ चीजें ऐसी है कि सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी मतलब मेथोडोलॉजी को दूसरे प्रोजेक्ट्स में कैसे मेथड और अप्रोच को अडॉप्ट किया गया, उस हिसाब से आप मॉडिफाई करके वो चीज को कर सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, मतलब पहले से ही प्री एजम्पशन से आगे नहीं बढ़ना है। तो ये है ना, आपके काफी सारे दिमाग की विंडोज, सॉल्यूशन के विंडोज ओपन कर देता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब अगर सेलिस ने मुझे पूछा है कि भाई मुझे कैसा लगा था, तो ये बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि इस तरीके के डेटा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम जुड़ सकते हैं। और हम्म। उससे क्या है ना कि कई बार क्या होता है ना कि आप रिपोर्ट देखो और खुद जाके करो, मतलब बहुत उसमें different है। काफी बहुत अंतर होता है। काफी अंतर होता है बिल्कुल। कि आपको उस टाइम पे जो फीलिंग आती है, कुछ आपको सेंस आती है, आप उस पे कुछ रिस्पॉन्ड करते हो, कुछ क्वेश्चन पूछते, इवन आप हमारे सेशन ही देख लो कि जिस सेशन में आप जुड़े हैं और जिस सेशन में आप जिसका आप वीडियो देखते हैं, वो दोनों में भी इतना अंतर है। तो बिल्कुल। जितना हो सके उतना हम जब इंटरेक्शन करते हैं ना कम्युनिटी के साथ, और मैं तो यही मानती हूँ कि आजकल के जनरेशन में थोड़ा फील्ड का कम हो गया है, लेकिन जितना आप फील्ड में रहोगे ना, उतने ज्यादा आपको, क्योंकि ये वाटर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसको आप कोई स्टीरियोटाइप स्ट्रक्चर में बांध नहीं सकते। ये कोई रेसिपी नहीं है पीजीडब्ल्यूएम की, या ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी की नीड असेसमेंट की कोई रेसिपी नहीं है। ये आपको ओपन एंड विंडोज या रास्ते बताते हैं। लेकिन कुणाल जी, आप सही कह रहे हैं। मैं प्लांटेशन के मतलब व्यू मेरा इस तरह से प्लांटेशन के ऊपर पूरा कि आप नेटिव प्लांट्स को लगाइए, नेटिव ट्रीज को लगाइए। अगर क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अगर नेटिव ट्रीज जो है, आपका इलाका एरिड एंड सेमी एरिड है, तो ज्यादातर ये डेसिडियस प्लांट्स होते हैं, मतलब उसके पत्ते जो है गर्मी में झड़ जाते हैं, तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर आपने नॉन नेटिव ट्री लगा दिया, तो उसका पत्ता समर में भी झाड़ पे रहेगा, और उसकी वजह से उसकी वाटर डिमांड जो है वो मेनी टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो अगर प्लांटेशन भी हुआ है तो नेटिव ट्री का होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अभी जो प्लांटेशन वगैरह जिस तरह से प्रमोट हो रहे हैं, वो ज्यादातर ऐसे ही है, क्योंकि उनको उनको लगता है कि समर में हरा लगना चाहिए, लेकिन बिल्कुल समर में बिल्कुल। हरा लगने का बड़ा कॉस्ट है, जो हाँ। कोई समझ नहीं पाता है। नहीं, तो इवन वो भी ये सब प्लांटेशन का जो ड्राइव होता है वो ऐसा है कि हम लोग खड्डे कर देंगे, और वो तो ये जो नेटिव का आपने कहा, ये तो अभी अभी समझ आ रही है। बहुत से साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस नेटिव प्लांट्स पे ये कर रही है, मतलब जोर दे रही है, तो वो चीजें हो रही है। अदरवाइज वही था कि हरा दिखना चाहिए वाज द मोटिव, क्योंकि ये एरिड एरिया है। तो पूरा दूसरा मुझे अभी मतलब इकोलॉजिकल लर्निंग को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। सर वो तो होता ही नहीं है, वो है ही नहीं, मतलब इट्स हम्म। ऑल अबाउट इकोनॉमी। और अभी वो इकोलॉजी तो है ही नहीं वर्ड प्लानिंग में। और ऐसे भी देख रहा था कि जैसे आज योगेश भाई ने हम लोग ट्रेडिशनल विजडम और ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन पे
बहुत अरसे से बात कर रहे हैं। तो ये जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रूरल पार्ट्स में भी ये जो मशीन्स से सब जो काम हो रहा है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है कि लोग और रिसोर्सेस, इनका जो पहले कनेक्शन था वो भी अभी दूर होता जा रहा है, कि एक मशीन आ जाएगी, खोद देगी, चली जाएगी। तो वो जो शहर में है ऑलरेडी, वो रूरल में भी बिकॉज ऑफ द मशीन्स और ये सब हो रहा है। आई नो टाइम कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेज की भी ये है, बट ये जस्ट मुझे ऐसा लगा मुझे कि ये हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी लोग जो पहले पार्टिसिपेशन हम लोग कह रहे हैं रिसोर्स के लिए, वो उतना नहीं दिख रहा है। सही है। लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ मशीन वाला एक मतलब मुद्दा है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कम्युनिटी को साथ में रख के मशीन यूज किया जा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल। एफर्ट ही नहीं हो रही है एट प्रेजेंट। अगर आप अभी तो मतलब एनजीओ भी आप देखेंगे काफी सारी वो कॉन्ट्रैक्ट मोड में है। हम्म। अब एनजीओ टेंडर निकालना शुरू करेगी तो क्या होगा, आप वो एक एक चीज समझिए। एनजीओ का काम तो क्या था कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करे, कम्युनिटी तय करे कि कैसे काम होना है, खुद उसमें जुड़े कम्युनिटी, अपने गांव में से कोई रिलायबल काम करने वाला हो उसको बोले कि भाई, पूछे कि भाई तू ये काम हमें कर देगा, कितना पैसे लगेगा, उसके साथ बार्गेनिंग करे, निगोशिएट करे, ये सब चीजें होती थी। अब एनजीओ ही टेंडर निकाल रहे हैं, तो ये भी पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने में काफी है। मशीन तो ठीक है, मशीन एक चीज हो गई, लेकिन जो अप्रोच से भी काम हो रहा है तो वो भी उसमें कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है पूरी प्रोसेस को, तो उसको भी देखना पड़ेगा आगे चलते। बिल्कुल। हाँ, मतलब आपने जो बोला ना अभी कि मतलब सीसीटी और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी अभी मशीन लगा के ही किए जाते हैं। मतलब लोगों को पता भी नहीं होता है, डायरेक्ट आते हैं, प्लान होता है। प्लानिंग में भी लोग इतने कम हो रहे हैं कि डायरेक्ट आके वो भी बाहर से कॉन्ट्रैक्टर लाके कर रहे हैं। ये तो मैंने भी बहुत जगह पे देख रहा हूँ कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर, मतलब फार्म पॉन्ड और डैम्स वगैरह, तालाब हो, वो ठीक है। पर अभी ये छोटे स्ट्रक्चर जब पहले लोग करते थे, ये भी अभी सीसीटी जैसे स्ट्रक्चर को भी अभी जैसे वैसे कर रहे हैं। तो वो है इसमें। इवन ये प्लांटेशन के जो खड्डे किए जाते हैं, वो वो भी वो छोटा भी मशीन से जेसीबी, हो रहे हैं। छोटा मुंह वाला जेसीबी लाके फट 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 मतलब एक दिन में पांच लोगों को हजार इन्वॉल्व ही नहीं खड्डे हो किया गए। जा रहा है अभी इसमें भी। मुद्दा मुद्दा वो मशीन करे या आदमी करे, वो एक अलग इश्यू हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी बिल्कुल एंगेज नहीं हो रही, कोई प्रोसेस नहीं हो रही है कि जिसमें आप कम्युनिटी को एंगेज करो। यस। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा चिंताजनक है। तो वो देखते कैसे हो सकता है। धर्मेश भाई, आप जुड़े हैं लंबे समय से और आप सीजन्ड प्लेयर हैं इस सेक्टर के, आप भी आपके अनुभव कुछ साझा कीजिए। जी बोलिए बोलिए, नमस्कार। आप ये जो ड्रिंकिंग वाटर के सेशंस जो है, आप कल से जुड़े हैं, साइलेंटली साइलेंटली मतलब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके अनुभव साझा कीजिए कि आपको क्या लगा इस टीचिंग में, और आपके क्वेश्चंस क्या हैं। सेजिना बेन हमारे साथ हैं, टेक्निकली कुछ होगा तो वो बता सकते हैं। हम्म ड्रिंकिंग वाटर में तो पहले तो हमको जो वाटर सप्लाई है, अगर हम्म। इसमें एफिशिएंसी है, पानी नहीं आ रहा है, तो हमको जैसे कल का लेक्चर में भी हमने देखा कि बीच में सॉइल का, क्ले का एक लेयर आ रहा था, तो हमने डीप बोरवेल करके रिचार्ज बोरवेल किया और डीप एक्वीफर को रिचार्ज किया, ताकि हमें जो डेफिशिट मिल रहा है इसको हम ओवरकम कर सके। और पानी की दिक्कत है इसको हम कम कर सके। दूसरा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, इसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, इसका रिचार्ज कैसे बढ़ाए, अ, और दूसरा रिसोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं गांव वालों के साथ मीटिंग करके, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि हमारी डिमांड है वो पूरे साल है, वो कवर होनी चाहिए। बस यही मेरी समझ में आया था आज का और कल का लेक्चर। आज का लेक्चर में तो जाडेजा साहब ने भुज का पूरा हमीरसर पॉन्ड का ओवरफ्लो, इसका कैचमेंट को कैसे इम्प्रूव किया, कैसे चैनल के थ्रू दूसरे पॉन्ड में ओवरफ्लो लाए,
और पूरा भुज का कैसे रिलायबल बनाया, वो सब चीजें देखने को मिली। और तो हमारी कल भी एक्सपेक्टेशन है कि वो हम रूबरू जाके वहां पे देखिए, देखें। जरूर जरूर हम प्लान करेंगे। आप जब यहाँ ताकि रहेंगे तो उसको डेफिनेटली प्लान किया जाएगा। जब तक ओके। देखेंगे देखेंगे जब हमने पिछले विजिट में सब देखा, तो हमारा हमारा माइंड है वो बहुत क्लियर हो गया। अब हम किसी भी स्टोन को देख के बोल सकते हैं ये बेसाल्ट है, लेटेराइट है, सैंडस्टोन है, क्या है। और दो उसके दिन साथ पानी पहले का मैं क्या, और उसके साथ पानी का क्या व्यवहार रहेगा? क्या रिलेशन रहेगा। अभी हम साइट ढूंढ रहे हैं हमारा चेक डैम के लिए गांव में। तो हमारा देखने का नजरिया है वो अब बदल गया है, जो पिछले साल हम जबरदस्त देखते थे। जबरदस्त। नहीं, यही ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का कि इसको आप मतलब हमें सब पता है, लेकिन एक जो चीज छूट रही है उसको कैसे देखा जाए, वो इसको समझाए। इसीलिए हमने एक साल का कोर्स रखा है, ज्यादा लंबा इसको इसीलिए नहीं खींचा है। क्योंकि हम्म, अदरवाइज मतलब सब आता है वही फिर से पढ़ाई होगी। यहाँ हम वही काम करने की कोशिश करते हैं जो ज्यादातर हमसे छूट रहा है और काम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है, तो और अगर कुछ आज नहीं है तो मेरे पास एक इश्यू है, मैं शेयर करता हूँ। प्रसून जी की बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि असाइनमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, शैलेश तो भाई, इसके रिकॉर्डिंग है हमारे असाइनमेंट पास। ये ठीक है। मुझे मुझे एक चीज वो करनी थी, इफ इट इज पॉसिबल जीआईएस मैपिंग का कुछ कीजिए सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट जरूर लग रहा है मुझे, एक स्किल के डेवलपमेंट के हिसाब से। वो अगर कुछ भी अरेंज होता है कभी भी तो लेट अस नो। ठीक है, ना, जरूर। तो वो एक थोड़ा सा। तो हाँ, नहीं जरूर, आपने पहले भी बोला था, मैं योगेश के साथ जी, डिस्कस करूंगा। अगर ऐसा होगा तो कुछ क्या ऑनलाइन अलग से कोर्स इसके हाँ लिए हाँ, बन करेंगे सकता है करेंगे सिर्फ बेसिकली। जीआईएस के एक लिए? एक यही ग्रुप को ऑनलाइन एक दिन दो दिन कभी भी वॉट एवर, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इसको लेकर जो आप मैप्स बनाते हो और वो जो भी करते हो ना, ये हमारे हैंड्स ऑन होगा ना तो हम अच्छे से कर पाएंगे इसको, ज्यादा तो बेटर मैं तरीके से कर पाएंगे। हाँ, भारती आप थोड़ा नोट करें। मुझे लगता है दो चीजें हैं। जी एक है कि पूरी प्रोसेस, जीआईएस मैपिंग की पूरी प्रोसेस को समझना, जी, और दूसरा है कि उसके कमांड्स को रन करते हुए आना। ये दो बिल्कुल चीजों को हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट ये इंपॉर्टेंट है कि पूरी जीआईएस मैपिंग प्रक्रिया को आप समझें बिल्कुल कि बिल्कुल पहले क्या बिल्कुल। होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके हाँ बाद क्या होता है, डेटा क्या होता है। देखिए, हाँ बहुत सारे बात तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस वर्ड कॉमनली यूज होता है और एक दूसरे के लिए भी होता है। हाँ हाँ। तो रिमोट सेंसिंग कितना डिफर करता है जीआईएस से, जीआईएस क्या रिमोट सेंसिंग को रिप्लेस कर सकता है? तो ये कुछ क्लासेस हम इस बार मतलब अपकमिंग 203 में एक वो डिजाइन कर सकते और हैं। इसके बाद इफ जो जो भी आप मैप्स बना रहे हो, जो भी आप दिखा रहे हो, अगर इट इज अ पार्ट ऑफ दैट देन वेल एंड गुड। इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट तो वो भी हम कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली दैट विल ओनली हेल्प अस इन, मान लीजिए अगले साल ग्राउंड वाटर में अपना क्या बोलते हैं, अपना असाइनमेंट आएगा आपका छः हम्म, 3 महीने वाला। उसमें वी हाँ, कैन इफ वी हैव दैट स्किल्स ना, तो बहुत बेहतर तरीके से विल बी एबल टू डिस्प्ले जरूर अवर कोर स्किल्स देयर। तो जरूर एक इसको देख लीजिए, अच्छी अगर तरह जब भी हो, करते हैं। इस कोर्स में जरूर। हो कभी भी हो हम, हाँ, तो ओपन सोर्स वाला और सॉफ्टवेयर लेके वी हम कैन फिर एटलीस्ट स्टार्ट मैंडेटरी कर डूइंग। देंगे हाँ, प्रसून जी। जी हम फिर मैंडेटरी कर देंगे कि अगर जिन्होंने जीआईएस के क्लासेस अटेंड किए हैं उनको फिर प्रोजेक्ट वर्क में सारे मैप जीआईएस पे बनाने पड़ेंगे। पर एक्चुअली मैम मैंडेटरी करे या ना करे, लेकिन वो एक स्किल मुझे लग रहा है कि करेंगे ना मैंडेटरी तो हम सीख पाएंगे और कर पाएंगे अच्छे से। ये मैं देख रहा हूँ मैम। और वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा वो है आपका टूल है, बहुत ही इम्प्रेसिव टूल है। आप कहाँ एक कहानी बताएंगे और कहाँ मैप के साथ कहानी बताते हैं, तो वो बहुत फर्क पड़ता है ना उसमें। और गवर्नमेंट में तो यही लोग देखते हैं, गवर्नमेंट में मुझे अगर दिखाना हो तो यही, दिस इज द टूल दैट आई कैन शो कि भाई आपको ये चीजें करनी है और हमारे इसी को तो सीनियर है इम्प्लीमेंट अभी। भी करना है जो हम पढ़ रहे हैं वो। एनीवे जब भी जैसे मौका मिले। कैसे कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर आ जाते हैं प्रसून जी। अरे तो मरवाए। ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 5। मैं समझता हूँ, मैंने 2 बार चेक किया रिकॉर्ड को, तो ये असाइनमेंट नंबर 5 है आपका। और तरीका वही है कि आपको असाइनमेंट्स एक रिपोर्ट के फॉर्म में पीडीएफ बना के आपको सबमिट करना है December 5, 2025 तक। ठीक है, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 हफ्ता मिलेगा।
अब करना क्या है, बेसिकली आपको एक गांव सिलेक्ट करना है। एंकरेज हम गांव के लिए करेंगे, लेकिन अगर गांव नहीं होगा, कोई सेमी अर्बन पॉकेट होगा या अर्बन में भी कोई छोटा पॉकेट होगा, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। और बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको क्रिटिकल असेसमेंट उस ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स या उसके इश्यूज का करना है, और जिसमें बेसिकली एक प्रॉब्लम को कैसे आप एसेस करेंगे क्रिटिकली, और उसकी नीड को कैसे एसेस करेंगे। अभी बहुत प्लान में मत जाइए, हमें प्लान अभी नहीं करना है। अगर आप कर लेंगे प्लान को, कुछ हिंट दे देंगे तो हमें समझ मतलब ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि आप बहुत ही क्रिटिकली नीड असेसमेंट कीजिए, और उसके प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कीजिए और एसेस कीजिए। क्योंकि हमने कुछ चीजों को अभी देखा है कि वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम। हमने काफी लेंथ एंड विड्थ में प्रॉब्लम को समझा है, स्कोप और नेचर को समझा है। मेथोडोलॉजीज हमने कुछ डिस्कस की है कि आप इसको किस तरह से इफेक्टिवली एसेस कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। हमने कुछ डिस्कस ये भी किया था कि नीड वर्सेस डिमांड, और बन्नी के केस में तो आप मतलब नीड को भी कैसे करेंगे, मतलब 50 भी नहीं हो रहा है, तो वो आपके वहां किस तरह का है। सीजनलिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, और अल्टीमेटली आ जाता है इवैल्यूएटिंग द सूटेबिलिटी। अगर कई बार आप जाएंगे तो कई जगह पे ऐसा होगा कि 100% ड्रिंकिंग वाटर इज बीइंग सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन। हो सकता है आपने सिलेक्ट किया, आपको पता नहीं था, आपने सिलेक्ट कर लिया उस गांव में, और 100% पाइपलाइन से भी आता है पानी। तो वहां पे ये देखना है कि जो पाइपलाइन जहां से पानी ला रही है उसके सूटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, और उस केस में ट्रेडिशनल सोर्स का क्या लिंकेजेस वगैरह है। तो आप एक गांव को जाइए और पूरे ड्रिंकिंग वाटर को ट्रेडिशनल से लेके आज तक का क्या सिनारियो बैठ रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या आपके निकल के आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को रिलेटेड हो या नीड को रिलेटेड हो या इवन कहीं प्लान को रिलेटेड हो, तो आप उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कीजिए। फील्ड वर्क, यू हैव टू अंडरटेक अ फील्ड वर्क एक्चुअली। ये करने के लिए तो आपको पहले प्री प्रिपरेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड कि क्वेश्चनर्स या कुछ कंसल्टेशन पॉइंट्स आप बना के जाइए, लोगों को मिलिए, लोगों को मिल के आपको ये बनाना है। तो ये ऐसा असाइनमेंट नहीं है कि आप ऑनलाइन कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के आप बना सकते हैं। तो और बेसिकली जो आप गांव सिलेक्ट करेंगे उस गांव का भी कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि भाई कौन सा गांव है, उसका बैकड्रॉप किस तरह का है, कौन कम्युनिटी रहती है, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस वगैरह क्या है। ये सब आप जैसे जानते हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होती है, तो आपको देना है। और आपको एक मतलब आपकी जो कुछ भी फाइंडिंग्स लर्निंग्स रही है रिपोर्ट के फॉर्म में इनकम्पास करके आपको पोर्टल पे लगा देना है। पोर्टल के ऊपर उसकी जगह अभी क्रिएट नहीं की गई है, लेकिन कल मैं वो कर दूंगा। और ये जो नोट अभी आप देख रहे हैं वो नोट अभी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, आप पूछिए अजय भाई। हाँ, एक असाइनमेंट के रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि अभी इसमें हम गांव में जाके एग्जिस्टिंग जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर की कंडीशन है तो वो थोड़ा देखना है कि क्या सोर्सेस हैं, क्या नीड है, पॉपुलेशन क्या है, कैटल क्या है, वो थोड़ा कैलकुलेट करके उसको हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब ये गांव में जाके ये क्वेश्चन, मतलब ये देखना पड़ेगा ना। एक तो ये था। एक समझ के चलिए, एक आप गांव में हाँ, गए, मतलब गांव में दो स्थिति हो सकती है। इधर वो पानी को लेके अभी बहुत ठीक ठाक है, आपको पता नहीं था, आप चले गए तो वो ठीक ठाक है, लेकिन उस केस में क्या वो सोर्स ठीक ठाक है? मान लीजिए कि पानी कहीं पाइपलाइन से आ रहा है, कोई बोर कुएं से, तो उसको उसके साथ देखिए। दूसरा पूरा प्रक्रिया कि कोई गांव में पानी का प्रॉब्लम है, अब सब दूसरा एक तो प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहां पे है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, वो पानी का प्रॉब्लम बन जाता है। गांव के टांके में पानी आता है, लेकिन 5 मोहल्ले में जाना था, लेकिन 3 मोहल्ले में ही ठीक से पहुंचता है, 2 मोहल्ले में नहीं पहुंच पाता, तो इसको हम कहते हैं पानी का प्रॉब्लम है। ये पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस के साथ जुड़ता है। अब वो टांके में पानी कहां से आता है, तो शायद हो सकता है कि गांव के कोई कुएं से आ रहा है, तो वो अच्छी चीज है, गांव के कुएं से ही आ रहा है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो वो कुएं की सस्टेनेबिलिटी का क्या है, आसपास में बहुत सारे एग्रीकल्चर के बोर कुएं बन गए हैं, थ्रेट क्या है उस रिसोर्स के ऊपर, थ्रेट किस तरह का है। अगर वो थ्रेट है तो आप
आपको क्या लगता है कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? अभी आप प्लान में नहीं जाएंगे तो चलेगा, आप एक क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहाँ पे है। ये इंटरनल एग्जाम एक होगी और प्लस वहां पे आने के बाद और एक एग्जाम होगी, सेमेस्टर एंड एग्जाम, ऐसे हाँ, वो बोल सेमिस्टर एंड एग्जाम होगी। इंटरनल एग्जाम जो है वो अभी 102 के लिए होगी। जो ओके पीजीडब्ल्यूएम को हमने पढ़ा था और इनफ्लो आउटफ्लो से पूरा काम शुरू हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंचे हैं, लाइवलीहुड वाटर का अभी टीचिंग बाकी है, जिसको अभी हम टच करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, और उसके बाद वाले सैटरडे में हम उसको टच करेंगे कि पर लाइवलीहुड के ये लिए पानी का क्या। आप समझ रहे हैं? पर ये प्लान में अभी थ्योरी नहीं जाएंगे। थ्योरी हाँ, रहेगी, पूछिए। मतलब क्वेश्चंस हो गए और हम यहाँ लिख हाँ के आपको मतलब हाँ, वो आपको, हाँ मतलब मैं भेजेंगे। एग्जाम की मेथड भी आपको बता देता हूँ। सुबह 9 बजे थियरी पेपर है, तो सुबह 9 बजे आपको व्हाट्सएप से वो पेपर मिल जाएगा। आपको पेपर को स्टडी करना है, आपकी कॉपी बुक में उसके आंसर्स लिखने हैं, और 11 बजे एग्जाम खत्म होगी तो उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको भारती को सेंड कर देना है। और अगर आपने डिले किया एग्जाम रिस्पॉन्स सेंड करने में, तो माना जाएगा कि आप एब्सेंट है। और दूसरा है कि हम एंकरेज करेंगे आप एक्सटर्नल रिसोर्स की किसी भी तरह से मदद ना लें इस एग्जाम को मतलब आंसर लिखने में, क्योंकि आप वहां पे हम आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पूरी नोट उसमें लिखी होगी, तो वहां से आपको कर देना है, तो उस सेंस में आपको कुछ हैसल नहीं होगा। और जो आंसर आपको हम यहाँ आप हमको जो यहाँ पे भेजेंगे, उसको हम प्रिंट करके जिसको भी इवोल्यूट करना है उसको इवोल्यूट करने के लिए दे देंगे। ठीक है, कितने मार्क्स? फेयर इनफ, ठीक है। ये वरना पूछ रही कितने मार्क्स का होगा, तो वो मतलब 2 घंटे का एग्जाम है और 30-30 मार्क इसको एलोकेट किए गए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, थियरी पेपर में एक ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल पेपर में भी एक ही क्वेश्चन है। बेसिकली जो प्रैक्टिकल एग्जाम है विल बी अराउंड इनफ्लो आउटफ्लो कैलकुलेशन, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं, ठीक है जी, ओके यस ओके। यस यस। तो मैं मानता हूँ मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे सबके परमिशन के साथ। जी।